नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में नवजात और छोटे बच्चों की सेहत को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम सामने आ रहा है। जीवन के शुरुआती 3 साल को बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की सबसे अहम अवधि माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार आज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च करने वाली है। इस नई पहल का उद्देश्य जन्म से लेकर 36 महीने के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और समय पर निगरानी और घर घर पहुंचकर उनकी देखभाल उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की बैठक के दौरान इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये योजना खास तौर पर उन नवजात और छोटे बच्चों पर फोकस करेगी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित ज्यादा जोखिम है। ऐसे बच्चों की पहचान कर उनके घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी ताकि किसी भी बीमारी या फिर स्वास्थ्य समस्या का समय रहते हुए निदान लाया जा सके। आपको बता दें कि सरकार की इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी रिस्क आधारित देखभाल मॉडल है। पहली बार बच्चों की देखभाल के लिए ऐसा मॉडल अपनाया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य जोखिम के आधार पर अतिरिक्त निगरानी और फॉलोअप व्यवस्था बनाई गई है। योजना के तहत ज्यादा स्वास्थ्य जोखिम वाले नवजात शिशुओं के लिए जन्म के बाद शुरुआती 42 दिन के भीतर 9 बार घर तक घर पर स्वास्थ्य कर्मी की विजिट होगी। वहीं ऐसे बच्चे जिन्हें 3 साल की उम्र तक विशेष देखभाल की जरूरत होगी उनके लिए 8 अतिरिक्त गृह दौरे किए जाएंगे। इन विजिट का मकसद केवल स्वास्थ्य जांच करना नहीं बल्कि बच्चों के विकास पर लगातार नजर रखना है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना और जरूरत पड़ने पर समय रहते उन्हें अस्पताल में रेफर करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। सरकार का मानना है कि यदि जीवन के शुरुआती वर्षों में बच्चों की नियमित निगरानी की जाए तो कुपोषण, संक्रमण, विकास संबंधित समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब यही वजह है कि इस कार्यक्रम में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देने का विशेष प्रावधान लाया गया है। इस योजना के जरिए अलग अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा। आशा, सहायक नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर संयुक्त रूप से गृह दौरे करेंगे। इससे बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी साझा करना आसान होगा और जरूरतमंद परिवारों तक ये समय रहते हुए मदद पहुंचाना आसान होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत गांवों में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस को भी और प्रभावी बनाया जाएगा। इन आयोजनों के दौरान विशेष शिशु स्वास्थ्य सत्र आयोजित किया जाएगा जहां बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, पोषण की स्थिति और विकास की नियमित निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा हर महीने शिशु स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में उन बच्चों की पहचान की जाएगी जिन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उनकी नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने इस कार्यक्रम में बच्चों की सेहत ही नहीं बल्कि मां के स्वास्थ्य को भी बराबर महत्व दिया है। पहली बार इस योजना में प्रसव के दौरान माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की नियमित जांच को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रसव के बाद कई महिलाओं को मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ये समय रहते हुए इन समस्याओं को पहचाना गया तो इसका इलाज और इसका असर मां पर इसका असर कम किया जा सकता है और समय रहते इसका इलाज भी किया जा सकता है। इसलिए गृह दौरे के दौरान स्वास्थ्य कर्मी माताओं की मानसिक स्थिति का भी आकलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित परामर्श और उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। वहीं योजना में प्रारंभिक बाल विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी परिवारों को ये बताएंगे कि बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस उम्र में कौन से खेल खिलाने चाहिए, उनको शुरुआती शिक्षा कैसे शुरू करनी चाहिए और बच्चों के मानसिक तथा भावनात्मक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। दरअसल अब तक सरकार की होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड जैसे योजनाएं अलग अलग संचालित हो रही थी। अब इस नई योजना ने दोनों कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ दिया है और जन्म से लेकर 36 महीने तक पूरी अवधि को इसी ढांचे में कवर करने का टारगेट रखा गया है। केंद्र सरकार की यह पहल इसी सोच पर आधारित है कि हर बच्चे को जीवन की शुरुआत से ही बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पोषण और सुरक्षित वातावरण मिले। फिलहाल पूरे देश की नजर इस कार्यक्रम और स्वास्थ्य पहल पर है जिसका लाखों नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों और उनके परिवारों को सीधा लाभ इससे देने की उम्मीद जताई जा रही है। वही
अब सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर और बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर कई बड़े हमले बोले हैं। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उन्होंने सरकार का घेराव किया और कहा कि बीजेपी की नजर अब नेशन पर नहीं बल्कि डोनेशन पर है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस पूरे मामले के तार महाराष्ट्र और कर्नाटक तक जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने रामनगरी में हुए कथित गोरख धंधे का ऑडिट किया है। उनके मुताबिक पार्टी ने जो भी जानकारी जुटाई है उसे जनता के सामने रखा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले जो लोग नेशन फर्स्ट की बात करते थे, अब उनके लिए डोनेशन फर्स्ट महत्वपूर्ण हो गया है। वही राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शब्दकोश में अब न धर्म बचा है और ना ही शर्म बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस भगवान राम के नाम पर राजनीति की गई, उसी राम मंदिर को लेकर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। वही आपको बता दें कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने नया राजनीतिक नारा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब 4C की राजनीति करती है। 4C मतलब कि चंदा, चोरी, चतुराई और चालाकी। उन्होंने कहा है कि ये 4 बातें बीजेपी की राजनीति की पहचान बन चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में एक तंज कसा। उन्होंने एक कविता की शैली में कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई और देखो जा रहा है वो भाजपाई जिसने खाई राम की पारी। अब इस बयान के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर तगड़ा निशाना बोला है और राम के नाम पर लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव ने आगे बोला है। अब इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि वे राम मंदिर दर्शन के लिए कब जाएंगे, तो इस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा होते ही वे अयोध्या जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। अब उनके इस बयान के बाद भी राजनीतिक रूप से काफी हलचल मच गई है। इसे राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से विपक्षी दलों के नेताओं के राम मंदिर जाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब राम मंदिर के मुद्दे के अलावा अखिलेश यादव ने पेपर लीक और परीक्षा भर्ती जैसे एग्जाम्स पर भी जोरों शोरों से सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी का पेपर लीक मॉडल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि ओबीसी और SC/ST वर्ग को संविधान के मुताबिक जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। अब संविधान के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी का घेराव किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि जब जनता को लगा कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, तब लोगों ने बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाया, लेकिन अब बीजेपी संस्थानों के जरिए सांसदों को तोड़ने और राजनीतिक साजिश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसी किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेगी। प्रयागराज दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर प्रयागराज से अखिलेश यादव ने राम मंदिर, कथित चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, शिक्षा भर्ती, आरक्षण और संविधान जैसे कई बड़े और अहम मुद्दे पर बीजेपी सरकार का घेराव किया और पूरी कोशिश की बीजेपी सरकार को टारगेट करने का। वहीं उनके राम मंदिर जाने वाले बयान ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। अगली खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में वो शामिल हुए 6 लोकसभा सांसदों पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि सांसदों की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज है, तो दल बदल करने वाले इन सांसदों को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मराठावाड़ा दौरे पर निकले उद्धव ठाकरे ने जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बागी सांसदों पर निशाना साधा, बल्कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला है।
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो सांसद शिवसेना छोड़कर शिंदे गुट में गए हैं उन्होंने जनता के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दल बदला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर बीजेपी और शिंदे सरकार के पास पहले से बहुमत था तो फिर उनके सांसदों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। उनके मुताबिक ये केवल बगावत नहीं है बल्कि लोकतंत्र और जनादेश के खिलाफ एक राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है। उनके भाषण में उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की पहचान और मराठी अस्मिता का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र धर्म, शिवसेना की विचारधारा और मराठी स्वाभिमान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को तोड़ने के पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र से उद्योग और बड़े प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों में, खासकर गुजरात में ले जाए जा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूरी कोशिश की राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी का घेराव करने का। उन्होंने हाल ही में सामने आए राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी को बाबर जनता पार्टी तक कह दिया। उद्धव ने कहा है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था और आज बीजेपी उसी राम मंदिर को लूट रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों में आखिरकार क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और ये वर्षों के संघर्ष के बाद बना है, लेकिन अब मंदिर को श्रद्धा का केंद्र बनाने के बजाय कथित तौर पर आर्थिक लाभ का माध्यम बना दिया गया है। उद्धव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हिंदुत्व की मूल विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। सभा में उद्धव ठाकरे ने अपने 6 सांसदों के दल बदलने को ऑपरेशन देवेंद्र का नाम दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने ही नेताओं के राजनीतिक कद को सीमित करने की रणनीति पर काम करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के राजनीतिक प्रभाव को भी समय समय पर कम करने की कोशिश की गई है, ऐसा उद्धव ठाकरे द्वारा आरोप लगाया गया है। उद्धव का दावा है कि नितिन गडकरी के राजनीतिक पर इसलिए उनको काट दिया गया ताकि भविष्य में वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि गडकरी दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का समर्थन उन्हें मिलता और वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना को तोड़ने के पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है जिसका मकसद देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना है। 22 जून को शिवसेना के 9 लोकसभा सांसदों ने 6 लोकसभा सांसदों में से जो 6 सांसद थे उन्होंने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में वो शामिल हो गए थे। अब इस घटना के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत 7 से बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई थी। अब जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा राजनीतिक झटका लगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे का ये बयान सामने निकल कर आया है। वहीं राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का केंद्र बन गया है। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। उनका अनशन नीट पेपर लीक, सीबीएसई से जुड़े कथित मामलों में गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का हिस्सा है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कोकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी कर रही है और आज इसी आंदोलन का 10वां दिन शुरू हो चुका है। सोनम वांगचुक के अनशन के इस आंदोलन को नई राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र माना जा रहा है। भूख हड़ताल शुरू होने के साथ जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोग जुटने लगे हैं। कई किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक और कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके राजघाट पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर अपने आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद दोनों जंतर मंतर पहुंचे जहां अनशन शुरू किया गया।
कोकरोच जनता पार्टी पिछले 20 जून से जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। आंदोलन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सामने आई कथित गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने देश भर के छात्रों, किसानों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन में केवल छात्र ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के कई सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान संगठन के प्रतिनिधि भी लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इससे पहले वे लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन करते रहे हैं। अब पिछले वर्ष उनके आंदोलन के दौरान लेह में हिंसा की घटना सामने आई थी। उस दौरान 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई और करीब 90 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई। उसके बाद सरकार ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने में सोनम वांगचुक की भूमिका रही। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जोधपुर के जेल में उन्हें बंद कर दिया गया, जहां वो लगभग 170 दिन तक रहे। अब रिहाई के बाद उन्होंने एक बार फिर जन आंदोलन का रास्ता चुना है। हालांकि इस बार उनका मुद्दा शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे आंदोलन का केंद्र जंतर मंतर बन चुका है, जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रणाली की और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और छात्रों का भरोसा दोबारा बहाल किया जाए। हालांकि सरकार की ओर से इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन जो इतना तय है कि सोनम वांगचुक के अनशन से ये आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन का स्वरूप और सरकार की प्रतिक्रिया दोनों पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार CGB का प्रदर्शन विकराल रूप लेता जा रहा है। अब आगे सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बाकी TV7 भारत के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सफर की धूप तो कब की उसके कदमों में ढल गई। हर इम्तिहान की घड़ी उसके